हाय फ्रेंड्स, नेपाल वायलेंस के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से नेपाल के युवाओं ने सरकार का तख्ता पलट किया। एक टर्म आ रही है जेनजी। क्या है जेनजी? सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। जेनजी क्या है? 1996 से 2010 के बीच में जन्मे जो बच्चे हैं उनको कहा गया है जेनजी, यानी कि 25 से लेकर 30 साल की एज ग्रुप के बच्चे जो है, युवा लोग जो हैं, उनको कहा गया है जेनजी। किस तरह से जेनजी ने तख्ता पलट किया नेपाल में, मुद्दा ये है सबसे बड़ा है। क्या जेनजी में इतनी ताकत है, तख्ता पलटने में सक्षम हो सकता है? तो आइए देखिए। जो निवर्तमान सरकार थी उनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा महाघोटालों में था सहयोग। बड़ी बड़ी होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में सरकारी पैसे का हो रहा था दोहन। किस तरह से गरीब लोगों का गला काट काट कर वो बनते जा रहे थे अमीर। देखते ही देखते अमीर और गरीब की गहरी खाई बढ़ती जा रही थी। ओली, देउबा और प्रचंड ने सत्ता में एक एक करके बारी बांध ली थी देश को लूटने की। गरीबी और बेरोजगारी जगह जगह देश में फैलती जा रही थी। गरीब गरीब बदतर होते जा रहे थे। विदेशों में युवा लोग नौकरी कर रहे थे और नेपाली सरकार उनको किसी भी प्रकार से आर्थिक सहयोग नहीं कर रही थी। जब सरकार के ये स्कैम्स धीरे धीरे वायरल होते गए तो जनता की आवाज़ न उठे, इसलिए फेसबुक वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ थे उन पर सरकार ने किया बैन। और जब सरकार ने बैन किया तब विदेशी पावर्स कहें या वहाँ के युवा वर्ग कहें, जिन्होंने एक कदम उठाया सरकार के खिलाफ। युवाओं द्वारा सरकारी बिल्डिंग्स नष्ट किया गया, उन बिल्डिंग्स को जिन पर सरकारों के महा घोटाले होते थे। और कहा जाता है कि जितना युवाओं ने नहीं जलाया उतना सरकारों ने खुद ने अपने घोटालों को दबाने के लिए उन फाइल्स को और उन दफ्तरों को जलाया था। प्रधानमंत्री और उनके परिवार और फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर मंत्री थे, उनके परिवारों को चुन चुनकर सजा दी गई, उनको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ये फॉरेन से सपोर्टिव है या नहीं है। तो अगर भारत देश के आसपास की किसी भी प्रकार की क्रांति को देखा जाए तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल पावर्स के हाथ दिखने में लगते हैं। इंटरनेशनल पावर के सपोर्ट के बिना ये काम नहीं होते हैं। अगर वहाँ का युवा वर्ग इतना पावरफुल होता कि वो सत्ता परिवर्तन कर देता तो शायद बेरोजगारी की नौबत आती ही नहीं। देखा जाए तो आसपास में जिस तरह से अमेरिका सपोर्टिव कई सारी संस्थाएं हैं, इनडायरेक्ट रूप से या नेपाल या चाइना द्वारा सपोर्टिव संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली फाइनेंस करते हैं और इनके कहीं न कहीं राजनयिक संबंध होते हैं, जिनके कारण से युवाओं को किया जाता है भ्रमित। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनने के बाद सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया कि आंदोलन में मारे गए लोगों को दिया गया शहीदों का दर्जा। अगर विदेशी सपोर्ट की बात की जाए तो शंकर, इन्फिनिटी और बारबरा ग्रुप जैसे नाम उल्लेख में आते हैं जो युवाओं को कहीं न कहीं सपोर्ट करते थे आर्थिक रूप से। इस फाइनेंस से कहीं न कहीं विदेशों का होता है फायदा, यानी कि नेपाल की सरकार बने या बिगड़े कहीं न कहीं इंटरनेशनल पावर्स काम करते हैं।